हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडलाइन 78 की वीडियो को। दोनों किडनीज के सुपीरियर पोल पे एक एक एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है। एक एड्रिनल ग्लैंड का वेट तकरीबन 4 ग्राम्स होता है। 20% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड दरमियान वाला एड्रिनल मेडुला बना रहा होता है और बाकी 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स बना रहा होता है। ये मेडुला हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में होता है। यानी जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा जो कि सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स ही रखते हैं। कॉर्टेक्स की बात कीजिए तो कॉर्टेक्स के हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें नंबर 1 मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं जिसमें सरफेरेस आता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, ठीक है, जो मिनरल्स को रेगुलेट करेगा। नंबर 2 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेंगे। इसमें आता है हमारे पास सबसे सरफेरेस आता है कॉर्टिसोल, और भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्टिसोल है। और नंबर 3 हमारे पास सेक्स हार्मोन आते हैं जिनको हम एड्रिनल एंड्रोजन्स कहते हैं। इसके मेल सेक्स हार्मोन जैसे इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, आगे लेयर्स की बात कीजिए सबसे बाहरी लेयर होती है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो कि कॉर्टेक्स का 15% बनाती है। ये लेयर खास तौर पे एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी लेयर के पास एल्डोस्टेरोन सिंथेज होता है, बाकी दोनों लेयर्स के पास नहीं होता। नंबर 2 होती है ज़ोना फेसिकुलाटा जो कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द कॉर्टेक्स बना रही होती है। इस लेयर के अंदर एड्रिनल एंड्रोजन्स बन रही होती है, कॉर्टिसोल वगैरह बन रही होती है। और फिर सबसे अंदर वाली आती है हमारे पास ज़ोना रेटिकुलरिस जिसके अंदर हमारे पास डीहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोडायन वगैरह बन रहे होते हैं। रेगुलेशन की बात की जाए तो ये जो बाहरी लेयर थी इसको रेगुलेट करता है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 और अंदर के दोनों लेयर्स को रेगुलेट करता है ACTH। तो इन दोनों लेयर्स की जो इन दोनों की जो रेगुलेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसको कोई और रेगुलेट कर रहा है, इसको कोई और रेगुलेट कर रहा है। ये जितने भी हार्मोन हम पढ़ रहे हैं ये डिराइव्ड हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हो रहे हैं। तो यानी कि बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होगी। तो 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम LDL से यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को तोड़ के हासिल करते हैं। बाकी 20% जो लोग सेल खुद बना लेता होगा डिनोवो होती होगी। ओके बाद ये किस तरह से LDL को सेल के अंदर लिया जाता है? बेसिकली सेल की सरफेस के ऊपर कोटेड प्लेट्स होती हैं। उन कोटेड प्लेट्स पे आकर जब LDL लगते हैं तो हम उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले जाते हैं। जब ये LDL अंदर आ जाते हैं तो फिर लाइसोसोम वगैरह लगते हैं, एंजाइम लगते हैं, LDL को तोड़ते हैं और LDL के अंदर से कोलेस्ट्रॉल निकाल लेते हैं। फिर उस कोलेस्ट्रॉल की मदद से हम बना लेते हैं अपने हार्मोन। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना प्रेग्नेनोलोन में। इसमें एंजाइम जो होता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, ये बेसिकली हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है किसी भी एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। ये सबसे स्लो वाला स्टेप होता है। यानी कि सिंथेटिक पाथवे को देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ पाथवे आपको दिखाए हुए हैं। आपके पास दो तरह के मतलब इन एंजाइम्स के नाम याद कर लें और इनके नाम याद करने तो सारे आप याद कर सकेंगे। पहले कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज ने कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन बना लिया। फिर 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज आपके पास प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बना लेता है। प्रोजेस्टेरॉन से आगे स्ट्रेट ले आएंगे तो कॉर्टिसोन बन जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन को एक दफ़ा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कर देंगे, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बना देंगे तो कॉर्टिसोल बन जाएगी। ठीक है, अलबत्ता आगे जो एंजाइम यूज हो रहे हैं वो दोनों में सेम ही है। प्रोजेस्टेरॉन से आगे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जिससे बनता है 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोन और फिर कॉर्टिसोन, सॉरी कॉर्टिकोस्टेरोन यार, एक तो कॉर्टिकोस्टेरोन। अच्छा जी, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जब इसमें लगेगा तो बन गया कॉर्टिकोस्टेरोन। यही वाला एंजाइम इस कन्वर्जन में यूज होगा, यही वाला एंजाइम इस कन्वर्जन में यूज होगा। सही हो के बाद यही वाला एंजाइम, ये दोनों एंजाइम भी आप देख सकते हैं सेम है। तो इन दोनों स्टेप में एक ही एंजाइम यूज हो रहा है। अच्छा, फिर आगे अगर आपने एंड्रोसिनिडायन बनाना हो तो यहाँ पे हम 1720 लाइएज को इस्तेमाल करके एंड्रोसिनिडायन बना लेते हैं। एक ब्रीफ से मैंने ओवरव्यू देना था, बाकी डिटेल वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखा जाए तो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरोन। उसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरोन हो गया, ये सारे भी थोड़ा बहुत मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट रखते हैं। एक सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है 9 अल्फा फ्लोरोकॉर्टिसोल जो कि एल्डोस्टेरोन से भी कहीं गुना ज़्यादा पोटेंट होता है। दोनों के बाद ये हमने सिंथेटिक भी देख लिया और सबसे इंपॉर्टेंट वाला भी देख लिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है हमारे पास कॉर्टिसोल। उसके अलावा बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरोन भी होता है, कॉर्टिसोन भी होता है। और अगर सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देखा जाए तो प्रेडनिसोन कॉर्टिसोल से 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव, मिथाइल प्रेडनिसोन कॉर्टिसोल से 5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव और डेक्सामेथासोन कॉर्टिसोल से 30 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पोटेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे पास। और लेट्स सिग्निफिकेंस मजीद बता रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का कुछ ना कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट भी होता है, आप देख सकते हैं। अलबत्ता ये जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, ये तगड़ा किस्म का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट रखते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट खास नहीं रखते। अच्छा, ये वाले हार्मोन बॉडी में ट्रांसपोर्ट के साथ होते हैं। ब्लड के अंदर हमारे पास कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं जिसको हम ट्रांसकॉर्टिन कहते हैं। तो यानी कि हमारे प्लाज्मा के अंदर ये बाइंड फॉर्म में मौजूद होती है। तो ये जो बाइंड फॉर्म है ये हमारे पास एक तरह का रिजर्वायर भी बना रही होती है। जब भी हमें हार्मोन्स की कमी होती है तो ये यहाँ से इन प्रोटीन से उतर के सप्लाई कर देती हैं। और जब हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में तो वो ब्लड के साथ बाइंड फॉर्म में ही रहती है, रिजर्वायर फॉर्म में ही रहते हैं। आगे आता है एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। मेटाबोलाइज किस तरह किया जाता है? इनको लिवर के अंदर तोड़ के ग्लूकोनिक एसिड वगैरह बनाया जाता है। ये जो इसकी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जाहिर बात है ये उस तरह इफेक्टिव इफेक्ट्स नहीं रख सकती, ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है ना इनकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। तो ये ज़ाया हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को 25% तो फीसेस में वेस्ट कर देते हैं और बाकी जो भी होते हैं वो ब्लड में रिअब्सॉर्ब हो गए, ब्लड से रिअब्सॉर्ब हो गए किडनीज के थ्रू यूरिन से अल्टीमेटली निकल जाते हैं हमारी बॉडी में से। सही होगी बात।
उसके अलावा अगर बात की जाए इनका साइकिल मतलब क्रिकेटियन साइकिल के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और शाम को रात को कॉर्टिसोल की सिक्रीशन कम होती है। फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात की जाए तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमें पता है बॉडी के अंदर से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन मतलब किडनी में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, पोटेशियम की सिक्रीशन करवाएगा और हाइड्रोजन की भी सिक्रीशन करवाएगा। तो वो यही बात कर रहे हैं, जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगी, शॉक वाला लेवल बन सकता है। सही होगी बात। अच्छा जी, एल्डोस्टेरोन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल्स। जितने भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं उनमें सबसे मेजर जो है वो एल्डोस्टेरोन ही होता है, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी का 90% काम ये एल्डोस्टेरोन मोहतरम ही कर रहे होते हैं। वैसे कॉर्टिसोल पे थोड़ा बहुत मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखता है, ये जिन हार्मोन्स पे जिन रिसेप्टर्स पे एल्डोस्टेरोन लगता है उन रिसेप्टर्स पे कॉर्टिसोल भी लग सकता है, लेकिन आमतौर पर कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम है 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज टाइप 2। ये एंजाइम कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है ताकि कॉर्टिसोल अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला इफेक्ट ना रख सके। अलबत्ता अगर किसी इंसान में इस एंजाइम की कमी हो तो फिर डेफिनेट सी बात है कॉर्टिसोल भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले काम करना शुरू कर देगा और हमें लगेगा कि बॉडी के अंदर शायद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा नहीं हुए। दर हकीकत इस एंजाइम के ना होने की वजह से कॉर्टिसोल ने मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जब इस एंजाइम की कमी होती है तो इस बीमारी को हम कहते हैं अपैरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम। ये नीचे लिखा हुआ है अपैरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम। सही होगी बात। आगे आते हैं हमारे पास रीनल एंड सर्कुलेटरी इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन। सीधी सी बात है, जब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करेगा। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सारा कुछ इंक्रीज होगा, मुश्किल बात नहीं है। जब एक्सेस एल्डोस्टेरोन होती है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करती। क्यों नहीं इंक्रीज करती? क्योंकि सोडियम आ रहा है तो साथ साथ वाटर भी आ रहा है, वाटर की ऑप्शन भी बढ़ जाएगी और उसके अलावा इंसान को प्यास लगना शुरू होती है तो पानी पीता भी नहीं जाता है। तो जब सोडियम बॉडी में बढ़ता है तो वाटर भी बढ़ जाता है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। सही के बाद अलबत्ता आर्टीरियल प्रेशर बॉडी का रेस कर देगा, ये वो बातें होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा एक और बात देखिएगा, अगर आपका एल्डोस्टेरोन रिलीज हुई जा रहा है तो पहले तो हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सोडियम रीअब्सॉर्ब होने की वजह से ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस और प्रेशर डायूरेसिस की मदद से वो सोडियम और वाटर ज़्यादा बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एल्डोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से एक दफ़ा तो चलो माना कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया, लेकिन मजीद आर्टीरियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर सोडियम और हाइड्रोजन को निकाल लेता है, धक्के से बाहर कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को जब एल्डोस्टेरोन इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर वो मजीद आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज ना कर सके, इसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप। डन के बाद अच्छा अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकेंगे, सोडियम बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक, पहले तो हमने कहा था ना अगर सोडियम बढ़ेगा वाटर भी बढ़ जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा, लेकिन जब सोडियम कम होता है ना हम वाटर को कम नहीं होने देते। जाहिर सी बात है वाटर तो बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है, बहुत से तरीकों से हम वाटर को बॉडी के अंदर रखते हैं, तो वाटर को हम कम नहीं होने देते जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि फ्लूइड ज़्यादा है जिसमें सोडियम कम है। डन के बाद यही वो बातें थी जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई थी। वाटर को कम कैसे नहीं होने देते जिन्होंने बताया हुआ है, हम एडीएस रिलीज कर लेते हैं, वाटर की ऑप्शन को हम किसी और तरीके से बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना भाई ना, सोडियम रहता जाने दो, वाटर को नहीं जाने देंगे। ऑलराइट, एक्सेस एल्डोस्टेरोन कॉजेज हाइपोकैलीमिया। जाहिर सी बात है जब आपके पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा, एल्डोस्टेरोन का काम पोटेशियम को बाहर निकालना। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो पोटेशियम बहुत बाहर निकलेगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, पोटेशियम की कमी की वजह से मसल वगैरह वीक हो जाएंगे। और अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो गई तो पोटेशियम बाहर निकल नहीं सकेगा, बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, और ऐसे हाइपरकैलीमिया में हार्ट को प्रॉब्लम्स आती हैं, कार्डियक टॉक्सिसिटी वगैरह होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो होता है हमने बताया था कि हाइड्रोजन को बाहर निकालने में रोल प्ले कर रहा है, तो अगर एल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा तो बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर एल्डोस्टेरोन ने बहुत ज़्यादा काम किया हाइड्रोजन को निकालते गया तो बॉडी में एल्कलोसिस हो जाएगा। डन होने के बाद एल्डोस्टेरोन अच्छा ये जो सारे काम है ना, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना, पोटेशियम को निकालना, ये सारे काम ना सिर्फ एल्डोस्टेरोन किडनी में करता है बल्कि स्लेवरी ग्लैंड्स में भी सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, स्वेट ग्लैंड्स में भी सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, इंटेस्टिनल एपिथेलियम में भी सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा। इन सारी जगहों पे एल्डोस्टेरोन अपने वही वाले इफेक्ट रखता है, यानी सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करता है, और ये वो सारा काम। डन के बाद सेलुलर मैकेनिज्म एल्डोस्टेरोन काम करता है बेसिकली इस तरह से, जो भी स्टेरॉइड ड्राइव हार्मोन होते हैं हमें पता है वो सेल के अंदर दाखिल तो हो जाते हैं। तो नंबर 1 स्टेप ये होता है कि ये आपके पास सेल के अंदर एंटर हो जाता है। नंबर 2 सेल के अंदर हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन होती है, उस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ लग जाता है। फिर नंबर 3 प्रोटीन के साथ लग के जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स जाता है हमारे पास डीएनए के साथ लग जाता है। डीएनए के ऊपर एक रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, तो उस रिस्पॉन्स एलिमेंट पर जाकर चिपक जाता है और डीएनए से कहता है कि भाई ढेर एमआरएनए बनाओ। जब ज़्यादा एमआरएनए बन जाते हैं तो फिर ज़्यादा प्रोटीन्स बनती हैं, और यही वो प्रोटीन है जो कि एल्डोस्टेरोन ने बनवानी थी। ये प्रोटीन हमारे पास सोडियम
सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं, जिनकी वजह से हम सोडियम की एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, पोटेशियम को निकाल पाते हैं। यही प्रोटीन हमारे पास सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल बन जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोटीन की फॉर्मेशन हमारे पास एल्डोस्टेरोन करवाते हैं ताकि ज़्यादा सोडियम की एब्जॉर्प्शन की जा सके और ज़्यादा पोटेशियम को सिक्रीट किया जा सके। तो ये हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ ये एल्डोस्टेरोन। और ये वाले काम चूँकि ये ट्रांसक्रिप्शन वाले को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इनको टाइम लग जाता है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, काफ़ी टाइम टेकिंग काम होते हैं। अलबत्ता एल्डोस्टेरोन के कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई कुछ ना कुछ नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स भी होंगे इसके, जो कि ये साइक्लिक एएमपी के थ्रू या किसी और सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के थ्रू कर लेता होगा। रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से करता है? देखो जी, इसका काम है सोडियम को बढ़ाना, पोटेशियम को घटाना। ठीक है, अगर बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हुआ होगा एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगी। अगर बॉडी में सोडियम की कमी होगी एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगी। उसके अलावा आपको पता है एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन में एक अहम रोल प्ले करने वाली चीज़ होती है। तो ये उन्होंने बताया है नंबर 1 पोटेशियम आयंस बढ़ जाना इसको इंक्रीज करता है। नंबर 2 एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज करता है। नंबर 3 सोडियम आयन का घट जाना एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। नंबर 3 एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना, तब रिलीज होता है। ठीक है, तो जाहिर बात है जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो भी आपके पास मतलब इंक्रीज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होगा, तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन डिक्रीज कर जाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम है बॉडी के अंदर पानी को मजीद बढ़ाना। तो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का मतलब है बॉडी के अंदर पहले ही पानी बढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं भाई खुदा का वास्ते मजीद ना बढ़ाओ, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया। और पांचवी चीज आती है हमारे पास ACTH। वैसे तो हमने कहा था कि ACTH होता है वो कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है, लेकिन अगर ACTH नहीं होगा ना तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं हो सकेगी, यानी कि इसका परमिसिव रोल है, इसकी परमिशन जरूर चाहिए होती है आपके एल्डोस्टेरोन को। इन सारे फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और एंजियोटेंसिन 2, ये दोनों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए। बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अगर सोडियम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सोडियम कंसंट्रेशन चेंज होगी तो जाके फर्क पड़ेगा। इसी तरह एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कंसंट्रेशन, इनमें बहुत बड़ी चेंजेस आए ना, तब जाके एल्डोस्टेरोन का फर्क पड़ता है। मेनली एल्डोस्टेरोन का फर्क आपके एंजियोटेंसिन 2 से और पोटेशियम से फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे उन्होंने कॉर्टिसोल शो किया हुआ है। जैसे ही हमने एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को डिक्रीज किया ना ये इनहिबिटर देके, तो फौरी तौर पे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नॉर्मल से बहुत कम हो गई है। सही हो गया। और फिर जब हमने एंजियोटेंसिन 2 इंजेक्ट करना शुरू किया तो एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो गई है। तो हमने देखा एल्डोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है वो चाहे बाकी सारी चीज़ें आपने नॉर्मल रखी हुई हो, चाहे सोडियम बहुत लो हो बॉडी में, वो कह रहे हैं हम बंदे को लो सोडियम डाइट दे रहे हैं, शुरू तौर पर तो एल्डोस्टेरोन को बढ़ जाना चाहिए ना, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन लो सोडियम डाइट के साथ साथ एंजियोटेंसिन वाला मजाक कर रहे हैं। तो एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन की बात ज़्यादा मानता है, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन से ज़्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट होता है। तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो गई, तो बहुत इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। आ गया था हमारे पास फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ACTH का एक परमिसिव रोल होता है, यानी वैसे तो ACTH इसको रेगुलेट करने में रोल प्ले नहीं करती एल्डोस्टेरोन को, लेकिन अगर ACTH बिल्कुल ही ना हो ना तो फिर एल्डोस्टेरोन नहीं बन पाएगी। सही होगी बात। फिर हमारे पास फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या जिक्र किया है जी? पहले तो वो ये बता रहे हैं कि जो एड्रेनोलेक्टोमाइज्ड एनिमल था, यानी जिसका एड्रिनल ग्लैंड रिमूव किया हुआ था और हम उसको मेलाकोर्टिकॉइड्स इंजेक्ट कर रहे थे, हमने देखा फिर भी बदले में इस एनिमल में कोई ना कोई खराबियां आ रही हैं। इसका मतलब है कि एड्रिनल ग्लैंड से मेलाकोर्टिकॉइड के अलावा कोई और सिक्रीशन भी हो रही थी, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं था, कोई गोली मारो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है हमारे पास? कॉर्टिसोल, जिसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहते हैं। नंबर 2 में इंपॉर्टेंट कौन सा होता है हमारे पास? कॉर्टिकोस्टेरोन। इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ये हमारे पास इसके लिए ग्लूकोज लाडला होता है, ये ग्लूकोज को हर तरह से इंक्रीज करेगा। तो नंबर 1 काम होता है इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज को इंक्रीज करना। कैसे करता है ये वाले काम? देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों से, मिसाल के तौर पर फैटी एसिड से भी हम ग्लूकोज बनाते हैं, अमाइनो एसिड से भी हम ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो इंजाइम्स इस कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं ना, ये उन इंजाइम्स को इंक्रीज कर देगा, तो ये इसका पहला काम हो गया। नंबर 2 ये लिवर के पास ढूंढ के अमाइनो एसिड लेके आएगा, हर जगह से ना अमाइनो एसिड लेके आते हैं लिवर के पास, तो अमाइनो एसिड को मोबिलाइज करवा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सके। और नंबर 3 इस रिएक्शन को आमतौर पे ना इंसुलिन रोक रही होती है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आते हैं, कॉर्टिसोल आता है और वो इंसुलिन को कहता है, वो खबर है जो रोका इनको। तो इन 3 तरीकों से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहे होते हैं। नंबर 2 ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन वजह सेल्स नहीं होने देते। आपको पता है कि ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है सेल्स के अंदर। यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टर होते हैं GLUT4, ठीक है, मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में GLUT4 होते हैं, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। उन GLUT4 को ये इनहिबिट करता है ताकि ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो सके। और दूसरे नंबर पे सेल के अंदर जाके ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस में यूज होना होता है ना, तो ये ग्लाइकोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए NAD चाहिए होता है, तो ये जाके NAD को भी कम करेगा। हर तरीके से कोशिश करेगा कि ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाए ताकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन कम हो सके और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। तो यही बात हो गई कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, इसलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा ही ये रिलीज होना शुरू होगा कॉर्टिसोल, तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है उसको ठीक करने के लिए आता है हमारे पास मोहतरम इंसुलिन।
लेकिन अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर इंसुलिन बेचारा थक जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। और चूंकि यहाँ पे कसूरवार एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला कॉर्टिसोल है तो इसको हम कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज़। ऑल्दो ये एड्रीनल डायबिटीज़ पैंक्रेटिक डायबिटीज़ इतना डैमेजिंग नहीं होता, लेकिन बहरहाल डायबिटीज़ तो ये है। ओके, हो गई बात। इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉर्टिसोल का लाडला होता है कार्बोहाइड्रेट, इनफैक्ट कॉर्टिसोल का लाडला होता है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो इसने बाकी सबको तोड़ना है और ब्लड ग्लूकोज को बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को कम कर देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देगा, और जो प्रोटीन बनी हुई है उनको तोड़ने का भी रोल प्ले करता है। तो सिंथेसिस ना होने के लिए आप देख सकते हैं mRNA को बनने नहीं देता, उसको कम कर देता है, और जो मसल बने हुए हैं मसल को तोड़ना शुरू कर देता है। इसी वजह से इम्यून फंक्शन भी बहुत वीक हो जाता है कॉर्टिसोल की वजह से। अलबत्ता सारे प्रोटीन, हर तरह से प्रोटीन को तोड़ तोड़ के लिवर के पास लाई जा रहा है, तो इसलिए लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंक्रीज कर देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज कर देंगे, अमाइनो एसिड्स इन द ब्लड इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बाकी सारी बॉडी से इन तोड़ तोड़ के सारे जो आपका प्रोटीन है ना उनको लिवर के पास लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में प्रोटीन कम हो जाएगी और लिवर की जो प्रोटीन है वो इंक्रीज कर देंगी। तो आप देख सकते हैं, अच्छा लिवर के पास जितनी प्रोटीन आ रही है उनको लिवर क्या करेगा, नंबर 1 इंक्रीज डीएमाइलेशन हो जाएगी, नंबर 2 जो लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, नंबर 3 अब लिवर आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं तो इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा, और नंबर 4 लिवर इन अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि हमने पता था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये काम करता है। तो ये सारे काम है जो कि लिवर इन प्रोटीन के साथ कर रहा है। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट आएगा, सीधी सी बात है, हम फैट को भी तोड़ते रहेंगे, फैट को भी तोड़ेंगे ताकि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया जा सके। जो भी एनर्जी चाहिए ना वो हम कहते हैं भाई फैट से हासिल कर लो, प्रोटीन से हासिल कर लो, लेकिन ग्लूकोज को नहीं हमने हाथ लगाने देना। सही होगी बात। अच्छा, क्यों फैट टूटना शुरू होता है? हमारा ख्याल बेसिकली ये है कि ये जो एडिपोज सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास ये फैट मौजूद है। एक कंपाउंड है हमारे पास अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। जब ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट होता है ना तो ये फैट मेंटेन रहता है, लेकिन ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट ग्लूकोज से बनता है। सही होगी बात। तो यहाँ पे जो GLUT4 थे, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स थे, उसको तो आपने इनहिबिट कर दिया है, तो ग्लूकोज आपके फैट सेल्स में दाखिल नहीं हो सकेगी, फैट सेल्स में अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बन नहीं सकेगा। एज अ रिजल्ट ये फैट बेचारा टूटना शुरू हो जाएगा, फैटी एसिड बनना शुरू हो जाएंगे, फैटी एसिड हमारे ब्लड में आएंगे और ढेर फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन होगी, और फैटी एसिड भी हमारे लिवर के पास आते जाएंगे और हम उन फैटी एसिड को इस्तेमाल करके हम एनर्जी वगैरह बनाते हैं। सही की बात। अच्छा, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होना शुरू हो जाए तो एक तो हम कह रहे हैं ना फैट टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है जो टिपिकल जगह है वहाँ पे तो फैट कम हो जाएगा, बेली वगैरह में फैट कम हो जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ अजीब जगहों पे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, चेहरा ऐसे पफी सा हो जाता है, मून फेस हो जाता है, बफलो लाइक टॉर्स हो जाता है, तो ये सारे इशूज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों इतना मोटापा हो रहा है? आपको यार एक तरफ फैट टूट रहा है, आप फिर भी कहीं मोटापा हो रहा है। असल में बात यह है कि इस कंडीशन में ना फैट टूटता है, बंदे को भूख भी बहुत लगती है, तो बंदा खाना भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, तो फिर फैट जारी बात है बनेगा भी तो सही ना। अब फैट को तोड़ भी ज़्यादा रहे हैं और फैट बन भी ज़्यादा रहा है, तो जो बेली वगैरह वहाँ पे टूटता ज़्यादा है, बनता कम है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी बंदा वहाँ से पतला रहेगा, लेकिन फेस हो गया, ये वो जगह हो गई, इन जगहों पे कॉर्टिसोल तोड़ता कम है। सही है, बनेगा ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे फैट हो जाएगा। ये जो मैंने भी आपको पिछली 3-4 लाइनें बताई है ना, ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, जल्दी जल्दी की वीडियो में अगर आपको नहीं भी पता चली तो गोली मारें, क्योंकि ये सिर्फ डिवीजन के लिए होती है, बेसिक से ओवरव्यू के लिए होती है। ऑलराइट, कॉर्टिसोल हमारे पास स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को रेजिस्ट करने के लिए भी होते हैं। मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, हीट, कोल्ड, इंजेक्शन, इन सारे स्ट्रेसेस में हमने देखा है कि कॉर्टिसोल की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये इन सारे स्ट्रेसेस को इनहिबिट मतलब रोकता है, बॉडी को रेजिस्टेंट बनाता है चीज़ों से। किस तरह से रेजिस्टेंट बनाता है? बहुत सारे काम है। देखो, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद बढ़ाई थी ना, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया था ना, तो ये सारा कुछ भी आपके पास काम आएगा। एसेंशियल कंपाउंड्स के सिंथेसिस, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, इन चीज़ों को भी ये तेज़ कर रहा है। उसके अलावा लिबाइल प्रोटीन्स, यानी कि जो फालतू प्रोटीन, जो कन्वर्टेबल प्रोटीन होती हैं, लिबाइल प्रोटीन को तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रेस के अंदर काम आती हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, इन्फ्लेमेशन को भी इनहिबिट करता है। पहले आपको पता चलिए इन्फ्लेमेशन में होता क्या क्या है, फिर ही पता चलेगा ना कि इन्फ्लेमेशन को रोकता कैसे है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है जी? नंबर 1, जिस भी टिश्यू में आपके पास इन्फ्लेमेशन होनी होती है ना, वो टिश्यू आपके पास हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन रिलीज होना शुरू कर देता है। जब ऐसा कुछ रिलीज होता है तो उस टिश्यू में आपके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। 2 काम हो गए। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है ना, तो फिर यहाँ पे आपके पास परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा कैपिलरी से बाहर आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, WBC भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और इस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड बढ़ गया है, ब्लड फ्लो बढ़ गया, सारा कुछ इंक्रीज करके, तो उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या करता है? जो आपके पास कॉर्टिसोल है ना, ये नंबर 1 इन्फ्लेमेशन को रोकता है, होने नहीं देता, और नंबर 2 जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है ना उसको खत्म भी करता है।
तो पहली बात सोचेंगे आप इन्फ्लेमेशन को रोकता कैसे है। भाई ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करता है। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स के टूटने से ये ब्रेडिकाइनाइन ये सब कुछ रिलीज होना था ना, उनको स्टेबलाइज कर दिए तो आपके पास वो केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते थे। नंबर 2, कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, ये उसको कम करेगा। क्या खबर कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई। नंबर 3, जो डब्ल्यूबीसी बड़े मजे से इस जगह पे आ रहे थे उनको भी रोकेगा। क्या खबर डब्ल्यूबीसी आए यहाँ पे। नंबर 4, ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को भी कम करता है। आमतौर पर डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन में, तो ये कहता खबर जो ऐसा कुछ किया आपने। और नंबर 5 ये है कि इंटरल्यूकिन 1 को बनने ही नहीं देता। जब इंटरल्यूकिन 1 बहुत बनता है ना तो बंदे को बुखार हो जाता है, वो हाइपोथैलेमस में जाके टेम्परेचर वगैरह सिस्टम खराब कर देता है। तो ये इंटरल्यूकिन 1 को नहीं बनने देता, यानी कि फीवर को भी कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल। ऑलराइट, अच्छा ये तो बात थी कि कॉर्टिसोल हमारे पास इन्फ्लेमेशन को होने नहीं देता, और अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी हो तो फिर उसको खत्म कैसे करता है, ये वो काम है जी। सीधी सी बात है, जहाँ पे भी आपके पास कोई डैमेज हुआ इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे आपने नई प्रोटीन्स बनानी होंगी, आपको एनर्जी चाहिए होगी। तो नंबर 1, ब्लड में अमाइनो एसिड बढ़ जाते हैं ताकि वहाँ पे प्रोटीन बनाई जा सके, तो मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गई। नंबर 2, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है ताकि उस जगह को एनर्जी दी जा सके। नंबर 3, वहाँ पे फैटी एसिड ज़्यादा बढ़ जाते हैं ताकि सेलुलर एनर्जी दी जा सके। और नंबर 4, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ये तेजी से रिमूव कर लेता है उस जगह से, तो इन सारी चीज़ों से इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट कर लेता है। ऑलराइट, आगे आते हैं हमारे पास अदर इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल। अदर इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल में क्या है जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉर्टिसोल ना होता और इसका इतना खूबसूरत किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ना होता तो पता नहीं छोटी मोटी एलर्जी से भी बंदा बेचारा शायद फौत हो जाता। ठीक है, मतलब एनाफिलैक्सिस हो गया जिसमें बंदा शायद फौत ही हो जाता। तो शुक्र है कॉर्टिसोल का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और छोटी मोटी एलर्जीज को हम सस्टेन कर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ ब्लड सेल्स ऑन इम्यूनिटी, सीधी सी बात है, कॉर्टिसोल जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को कम कर देता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है, अलबत्ता आरबीसी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ऑलराइट, सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ कॉर्टिसोल एक्शन, कॉर्टिसोल के साथ काम करता है, ये भी स्टेरॉइड ड्राइव हार्मोन है, तो ये भी सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे जाके लगेगा। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये पर जाएगा हमारे पास डीएनए के पास, वहां पे जाके एमआरएनए को बढ़ाएगा और इसी तरह का जीनोमिक इसका इफेक्ट होगा। सही की बात, तो इसको भी टाइम लगता है 40 to 45 मिनट। अलबत्ता इसके भी कुछ ना कुछ रैपिड इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ नॉन जीनोमिक इफेक्ट्स भी होते हैं कॉर्टिसोल के। मॉड्यूलेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल मैंने आपको बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखता है, काम कर सकता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला, लेकिन आमतौर पे कर नहीं पाता है क्योंकि 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज 2 जो है वो कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला काम नहीं कर सकता। अलबत्ता कुछ जगहों पे एक और हार्मोन होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज 1, और ये जो हार्मोन होते हैं ना ये उल्टा कॉर्टिसोन को कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे कॉर्टिसोल बनेगा वहाँ पे कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला काम कर सकेगा। तो जिन टिश्यूज में ये वाला एंजाइम होता है उन टिश्यूज में कॉर्टिसोल कुछ ना कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखता है। ये कहाँ पे होता है, जिस तरह के स्किन में होता है, लंग्स में होता है, ब्रेन वगैरह में, एडिपो टिश्यू में, इन जगहों पे होता है। ऑलराइट, रेगुलेशन की तरफ आते थे। सबसे पहले ACTH का जिक्र किया है उन्होंने। हमें पता है कि ACTH खास तौर पे जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड की अंदर वाली 2 लेयर्स हैं उन्हीं को रेगुलेट करेगी, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल को ये स्टिमुलेट करती है। या मतलब कि ACTH कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करेगी, एल्डोस्टेरोन को नहीं। केमिस्ट्री ऑफ ACTH एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, 39 अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। ACTH को फर्दर रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से आता है हमारे पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस वाले न्यूरॉन से आ रहा होता है। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के न्यूरॉन्स मीडियन एमएनएस में रिलीज करते हैं, हाइपोफिजिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू CRF यहाँ पहुंच जाता है और फिर CRF साइक्लिक AMP मैकेनिज्म के थ्रू ACTH की प्रोडक्शन को बढ़ा जाता है। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम और लोअर ब्रेन सेंटर से भी करेक्शन मिल रहे होते हैं। सही के बाद फिर ACTH आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या करेगा, ACTH अंदर जाके साइक्लिक AMP सिस्टम को, ये भी साइक्लिक AMP सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और साइक्लिक AMP सिस्टम को एक्टिवेट करके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगी तो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रेग्निनोन में कन्वर्जन थी वो कन्वर्जन आपके पास स्टिमुलेट हो जाएगी, और ये कन्वर्जन आपको पता है कि सारे एंजाइम्स के बनाने में रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। तो जब ये कन्वर्जन स्टिमुलेट हो जाएगी तो कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन भी स्टिमुलेट हो जाएगी। उसके अलावा ACTH और क्या कुछ करता है, हमें पता है कि हाइपोट्रोफी भी करवाता है, प्रोलिफरेशन भी करवाता है, इवन अमीनो एसिड्स की जो मोबिलाइजेशन उसको भी इंक्रीज करेगा। खैर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जब भी कोई पेन स्टिमुलाई होगा, जब भी कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस कंडीशन में हाइपोथैलेमस से हम कहते हैं कि ज्यादा CRF बनाओ, ज्यादा ACTH बने, ज्यादा कॉर्टिसोल बने। देन इनहिबिटरी इफेक्ट, जब कॉर्टिसोल ब्लड में ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है कि भाई मैं ब्लड में ज्यादा हुआ हूं, प्लीज तुम लोग अपनी सिक्रीशन को कम कर दो। समरी ऑफ द कंट्रोल आपको याद रखना होगा कि जो स्ट्रेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस में, या आपके लोग कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन में स्ट्रेस का बहुत अहम रोल होता है। सर्केडियन रिदम का आपको पता होना चाहिए कि सुबह के टाइम में कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है और रात को कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बहुत कम होती है। अगर आपको ये बात पता होगी तो ही आप चेक कर सकोगे कि इसका कॉर्टिसोल नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम को नॉर्मल कुछ और है, रात के टाइम को नॉर्मल कुछ और है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम को कौन सा नॉर्मल होता है। सिंथेसिस सिक्रीशन की बात की जाए तो बेसिकली इसमें जो प्रो हार्मोन होता है हमारे पास वो होता है प्रो ओपियम मेलानोकॉर्टिन, और इस प्रो ओपियम मेलानोकॉर्टिन के तोड़ने से ना सिर्फ ACTH बनती है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा एंजाइम ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर तो हमारे पास प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 हुआ जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है,
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ACTH बनती है, जॉइनिंग प्रोटीन बनती है, एन टर्मिनल प्रोटीन बनती है, बीटा लिपोप्रोटीन बनती है। ये 4 चीज़ें बन रही हैं अगर हमारे पास प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 हुआ तो। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा नहीं बन रहा तो ACTH ही बढ़ेगा गुड होगी बात। जबकि जो दूसरे स्किन टिश्यूज होते हैं एपिडर्मिस वगैरह में होते हैं वहाँ पे होता है प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2। प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 जो है ना वो इस सब कुछ को ब्रेक करके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना लेता है। गैमा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा ACTH के टूटने से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। तो अगर किसी इंसान में ACTH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो ACTH भी कुछ ना कुछ मेलानिन की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, कालापन कॉज करेगा। और ऑल्दो ACTH उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, लेकिन 1/30 इफेक्ट रखता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये मेनली ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर्म कहाँ पे हो रहा होता है, पार्ट्स इंटरमीडिएट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉर्म हो रहा होता है। तो इसका मतलब पार्ट्स इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 2 होता होगा और बाकी जगहों पे प्रो हार्मोन कन्वर्टेज 1 होता होगा। एड्रीनल एंड्रोजेंस जो होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स वाले इफेक्ट रखते हैं। वैसे थोड़े बहुत यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली मेल सेक्स हार्मोन्स वाले ही इफेक्ट होते हैं। फीमेल्स के अंदर भी जो प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर होते हैं उसकी वजह भी बेसिकली एड्रीनल एंड्रोजेंस ही होते हैं। एब्नॉर्मैलिटीज क्या होती हैं, हाइपोएड्रिनलिज्म, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड कम सिक्रीशन कर रहा है। अगर तो वो सिक्रीशन कम कर रहा है सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म की वजह से, तो उसमें हम कहेंगे कि भाईजान जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वही थोड़ा ACTH दे रहा होगा, इस वजह से थोड़ी सिक्रीशन हो रही है। ये होगा के पास सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म या सेकेंडरी एड्रिनल डेफिशिएंसी। और अगर एड्रिनल ग्लैंड का बताते खुद कोई ना कोई मसला बना हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी हुई है या ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम ने एड्रिनल ग्लैंड को तबाह किया हुआ है, 80% यही मसला होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, जिसका दूसरा नाम एडिसन्स डिजीज भी है। तो एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल ग्लैंड खुद बेचारा किसी वजह से काम खराब कर रहा होता है। तो जारी बात है उसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम बनेंगे तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो सकेगी, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। इसी तरह के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। बॉडी जो है वो स्ट्रेस के अगेंस्ट कुछ प्रॉपर काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपको पता है कोर्टिसोल के ये काम भी होते हैं। और जब एड्रिनल ग्लैंड की सारी फॉर्मेशन थोड़ी की हुई होंगी तो एड्रिनल ग्लैंड की फॉर्मेशन थोड़ी होने की वजह से आपका जब एड्रिनल ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को थोड़ा कर देंगी ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड को शर्म आएगी, कहेगी पता नहीं क्यों कम हुई है। ACTH का लेवल आगे बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। और हमने पढ़ा है कि ACTH कुछ ना कुछ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाला इफेक्ट रखता है, तो इस वजह से इस बंदे के अंदर पिगमेंटेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगी, खास जगहों पे, लिप्स वाली जगहों पे, और जिन जगहों पे थिन स्किन होती है ना वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है, हार्मोन्स की कमी है तो हार्मोन इंजेक्ट कर दो, सीधी सी बात है। एड्रिनल क्राइसिस में ये कह रहे हैं कि इस बंदे में एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, कोर्टिसोल की फॉर्मेशन उस तरह से नहीं हो पा रही, हम इंजेक्शन पे गुजारा करवा रहे हैं। तो अगर इस बंदे को स्ट्रेस आ गया तो नॉर्मली तो स्ट्रेस में कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस बंदे में स्ट्रेस में कोर्टिसोल नहीं बढ़ सकेगा, ये बंदा एड्रिनल इनसफिशिएंसी का या एड्रिनल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा बेचारे को। हाइपर एड्रिनलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, अगर एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो उसको हम कहते हैं हाइपर एड्रिनलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम। क्यों ज़्यादा हो जाती है? नंबर 1 मसला ये हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा ACTH रिलीज कर रहा है, यहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया है, ये हो गया पहला कॉज। नंबर 2 ये हो सकता है कि जो हाइपोथैलेमस इसको भेज रहा था उस हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर हो गया, ज़्यादा CRF है, 2 कॉज हो गए। नंबर 3 कॉज ये देते हैं कि ये दोनों तो नॉर्मल है, कोई और बॉडी की अब नॉर्मल जगह जो कि ACTH प्रोड्यूस करके यहाँ भेजी जा रही है, 3 कॉज हो गए। और नंबर 4 ये होता है कि ACTH वगैरह सारे नॉर्मल थे, एड्रिनल ग्लैंड को कुछ चुल हो गया कि इसने सिक्रीशन इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारे पास 4 कॉजेज होते हैं ACTH की, कुशिंग सिंड्रोम के 4 कॉजेज हो जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम 2 तरह का हो सकता है, अगर तो यहाँ से कहीं से ACTH आ रहा है तो फिर हम कहते हैं भाईजान ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। और अगर कहीं से ACTH नहीं आ रहा, ये खुद ही गड़बड़ कर रहा है, तो फिर हम कहते हैं ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। इसको चेक करने के लिए हम डेक्सामेथासोन यूज करते हैं। अगर तो डेक्सामेथासोन बहुत ज़्यादा इंजेक्ट करने से ACTH का लेवल बॉडी में कम हो रहा है तो हम कहते हैं देखा ACTH की असर गड़बड़ थी। और अगर बॉडी में पहले ACTH बहुत थोड़ा है, डेक्सामेथासोन ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे यार ACTH का कसूर नहीं है, सारी गड़बड़ यहीं पे है। और बताइए डेक्सामेथासोन वाला मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्ट करने के बावजूद भी ACTH का लेवल कम नहीं होता, हालांकि कल्प्रिट ACTH ही होता है। सही की बात, तो ये बातें आपको ना भी आती हो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सिम्टम्स देखे जाए ACTH के तो वो आप ये ध्यान में रखिएगा। ये होता है हमारे पास बफलो लाइक टॉर्सो, मून फेस, एक्नी, हिर्सुटिज्म, यानी कि हिर्सुटिज्म में ये होता है बेसिकली फेशियल हेयर जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे यही इफेक्ट होगा इसका कि ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी, ग्लाइकोजन वगैरह को तोड़ के हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेंगे। और प्रोटीन का तो दुश्मन होता है कॉर्टिसोल, तो प्रोटीन्स
टूटना शुरू हो जाएंगे, मसल्स छोटे हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम बेचारा फारिग हो जाएगा, स्किन के नीचे कोलेजन कई दफ़ा टूट जाता है जिसकी वजह से पर्पलिश ट्राई आना शुरू हो जाते हैं, बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट ये है कि किसी भी तरह से अगर तो एड्रिनल ग्लैंड मसला कर रहा है तो सर्जरी करके उसको रिमूव कर दो, और अगर आपके पास ACTH ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो ACTH को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स देना शुरू कर दो। सही होगी बात। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में हो बेसिकली क्या आ रहा है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज कर गई है। इसको हम कॉन्ज सिंड्रोम भी कहते हैं। कॉज इसका कोई भी मतलब ट्यूमर हो गया होगा या कोई की कॉज हो गई होगी, तो सारी वजह जब एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो हमारे पास सोडियम की रिडक्शन बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, सारी कंडीशन आपके पास बहरहाल बहुत डैमेजिंग इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 2, पोटेशियम की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा बॉडी के अंदर, मसल की वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। और नंबर 3, हाइड्रोजन की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी जिसकी वजह से बॉडी में हाइड्रोजन थोड़े रह जाएंगे, एल्कालॉसिस भी हो सकता है यहाँ पे। ये वो सारी बातें हो गई। रेनन की फॉर्मेशन वगैरह भी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है जब एल्डोस्टेरोन इतना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो एल्डोस्टेरोन जाकर रेनन को इनहिबिट करेगा, रेनन की फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है भाईजान, जो लेयर एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलोसा में बनता है ना, हम कहते हैं इसका मतलब सारा कसूर जोना ग्लोमेरुलोसा का है। जोना ग्लोमेरुलोसा में कोई ना कोई ट्यूमर हुआ है, उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ऑलराइट। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, इसमें खासतौर पे एड्रीनल एंड्रोजन्स की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है। तो अगर तो फीमेल्स में इंक्रीज कर गई तो फीमेल्स के अंदर फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएंगे, कोर्स वॉइस होना शुरू हो जाएगी, उनका क्लिटोरस इतना बड़ा होना शुरू हो जाएगा कि वह पीनस की तरह की पेनस बन जाएगी उसकी, इस तरह के मुख्तलिफ इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और मेल्स में देखा जाए अगर तो प्री प्यूबर्टल है, प्यूबर्टी से पहले बच्चों में यही होगा बच्चा, लेकिन उसकी पीनस का साइज बहुत ग्रो कर जाएगा, जैसा कि ये बताया हुआ 4 ईयर ओल्ड बच्चे में पीनस का साइज ग्रो किया हुआ है, और उसकी फेशियल हेयर आना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाएगी, सारा कुछ। और अगर वो अडल्ट हैं तो फिर पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि अडल्ट में तो नॉर्मली भी दाढ़ी होती है, नॉर्मली भी पीनस कैसे बड़ा होता है, तो फिर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बता फिर हम उसकी यूरिन में लेवल चेक करते हैं 17 कीटोस्टेरॉइड्स का, अगर वो ज़्यादा हुआ तो हम कहते हैं भाई ये एंड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि 17 कीटोस्टेरॉइड्स एंड्रोजन से ही बनते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।